हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने फंगस किंगडम स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहली क्लास फाइकोमाइसीड्स लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी बेटा। अब उसके बाद में आगे सेकेंड क्लास है एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स ये सेकेंड क्लास है बेटा फंगस की। ये वो फंगस है जिसको हम कहते हैं सैक फंगी। एस्को मतलब सैक, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैक फंगी। अब सैक फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ड्यूरिंग फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसलिए इसका नाम एस्कोमाइसीड्स है। अब इसमें आने वाले मेंबर्स कैसे हैं बेटा? दे आर मल्टीसेलुलर मेंबर्स बट वन एक्सेप्शन इज देयर। इसमें जो आते हैं वो सारे मल्टीसेलुलर हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इस क्लास में आती है लेकिन है यूनिसेलुलर। अब इसमें जो फंगस आती हैं उनका सेप्टा कैसा होगा, उनके माइसीलियम में हाइफा कैसा होगा, सॉरी, इसमें जो हाइफा होगा वो बेटा सेप्टेट है, मतलब बीच में उस माइसीलियम में जैसे ये हाइफा है इसके बीच में ही सेप्टा है, और इसके जो हाइफा हैं वो ब्रांच्ड भी मिलते हैं। तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम ऑफ एस्कोमाइसीड्स, और इसके सेप्टा में यहाँ पोर्स मिलते हैं। देखो जैसे बीच में सेप्टा है ना, इनमें पोर्स हैं। पोर्स इन सेप्टा। अब ये पोर्स जो होते हैं वो उनके थ्रू साइटोप्लाज्म तो मूव कर सकता है बेटा। देखो जैसे ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे सेल का, साइटोप्लाज्म कैन पास बट नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं पास कर सकता। यस बेटा। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे चलती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है बेटा इनमें बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। यानी ना कोनिडिया ऐसे जैसे हाइफा के ऊपर एक्सोजीनियसली जो स्पोर्स बनते हैं, माइटोसिस से जो स्पोर्स बनते हैं। सो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेथड तो है सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी बेटा, जिसमें दो आइफल सेल्स, आइफा जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं, जो सेल्स फ्यूज करती हैं। दूसरा बेटा गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये दोनों मेथड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे। अब क्योंकि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोमैटोगेमी और गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट चलता है, और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस आती हैं। एक तो होती है प्लाज्मोगेमी, 2 सेल जुड़ती हैं जहां पे। फिर क्या होता है बेटा? कैरियोगेमी। फिर जो डायप्लॉइड सेल बनती है उसमें क्या बनता है? मियोसिस। फिर एक प्रोसेस चलता है मियोसिस का जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो सोमैटोगेमी में क्या होगा कि 2 फंगल सेल्स जो फंगल हाइफा हैं, जैसे ये 2 हाइफा हैं, दे विल गेट फ्यूज्ड। तो ये क्या है? सोमैटोगेमी। ये मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे फंगस वाले में, आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि इस प्रोसेस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें चलेगी, तो इनके अंदर क्या होगा कि जब 2 हाइफा सेल्स फ्यूज करती हैं, जैसे देखो ये सेकेंड हाइफा है जैसे, तो ये जब फ्यूज करते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ऐसे पहला प्रोसेस तो है ना कि फ्यूजन, प्लाज्मोगेमी। ये देखो बेटा, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? प्लाज्मोगेमी। अब ये दोनों सेल फ्यूज कर जाएंगी तो इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी। ये देखो प्लाज्मोगेमी कैसे होगी? ये पहले 2 सेल थी ना, ये अब 1 बन गई है। ये देखो इसमें कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे? 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब इसके बाद प्लाज्मोगेमी बनने के बाद इसमें 2 न्यूक्लियस आ गए, तो मतलब कौन सी स्टेज आ गई बेटा? डाई कैरियन स्टेज आ गई।
डाइकैरियोन स्टेज आने के बाद यहां एक खास बात आती है जिसके कारण इसको एस्कोमाइसीट कहेंगे कि इस डाइकैरियोन सेल के अंदर यहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के कारण इस सैक को क्या कहते हैं? एस्कस। दैट्स व्हाई दीस फंगस आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स। इसके कारण इनको एस्कोमाइसीट्स बोलते हैं। फिर क्या होगा बेटा, ये दोनों न्यूक्लियस इस एस्कस में मूव कर जाएंगे। ये दोनों जब मूव कर जाएंगे तो फिर यहाँ पे इसके बाद की स्टेज यहां बना रहा हूं, देखो यहां पे आ गई। तो ये यहां पे कैसी सेल आ गई? डायप्लॉइड, यानी उसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए हैं। इसको क्या कहेंगे हम? डायप्लॉइड न्यूक्लियस। यही तो यूनिक चीज है, प्रोसेस वही है, प्लाज्मो, कैरियोगेमी और मियोसिस, लेकिन इनमें ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इनका नाम एस्कोमाइसीट्स है। अब ये डायप्लॉइड न्यूक्लियस इसके बाद क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस करने से इसमें कितने आ जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स? 4 हैप्लॉइड स्पोर। ये हैप्लॉइड आ गए बेटा। इसमें मियोसिस जब होती है तो आपको पता है कि n हैप्लॉइड सेल्स बनती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है बेटा। तो अब इस एस्कस के अंदर जो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने, इनको कहते हैं एस्कोस्पोर्स। दे आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। एस्को मतलब कैविटी में, स्पोर्स जो मियोसिस से बने, तो दे आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। अब इस एस्कस यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर पे, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है? एस्कस। अब इस एस्कस के सराउंडिंग में बेटा ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है यहां पे। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर बेटा देखो, इस एस्कस में यहां पे अब कितने स्पोर्स बने हैं? 4। और वो कैसे बने हैं? मियोसिस से। ये एस्कस, इसके अंदर ये 4 स्पोर्स आ गए। ये कैसे हैं बेटा? हैप्लॉइड। ये कैसे बने थे? मियोसिस से। अब इसमें होगी माइटोसिस। माइटोसिस होने से इस एस्कस के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखो, बहुत सारे स्पोर्स बन गए। नंबर ऑफ स्पोर्स गेट फॉर्म्ड। इसके बाद बेटा जैसे ही इसके अंदर ये न्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, तो ये जो एस्कस है इसके चारों तरफ प्रोटेक्शन आ जाती है कुछ फंगल फिलामेंट्स की। इसके ऊपर ये देखो, इट इज प्रोटेक्टेड बाय फंगल फिलामेंट। इस तरह ये प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये जब प्रोटेक्शन हो जाएगी किससे? फंगल फिलामेंट से। कौन प्रोटेक्टेड हो गया? एस्कस, जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं। इसको कहते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, इसको आप कहोगे फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी का एक नया नाम हमने रख दिया एस्कोकार्प। एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी। यस बेटा। तो अब ये स्पोर्स इसके बाद में रिलीज होंगे यहां से ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ये जहां ग्रो करेंगे वहां एक नई फंगस आ जाएगी, नई एस्कोमाइसीट, यानी नया फंगस इस कैटेगरी से, इस क्लास से जो है वो यहां डेवलप कर जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप डायग्राम से इसकी स्टेजेस समझ सकते हैं कि पहले 2 सेल्स फ्यूज करते हैं, क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। फिर दोनों न्यूक्लियस जिस सेल में है उसको क्या कहा? डाइकैरियोन। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है सैक लाइक, उसको क्या कहते हैं? एस्कस। उस एस्कस के अंदर फिर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाते हैं? डायप्लॉइड न्यूक्लियस। डायप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस होती है, 4 स्पोर्स बनते हैं। फिर ये चारों स्पोर माइटोसिस करते हैं, अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स आते हैं। इसके सराउंडिंग में जो फंगल फिलामेंट है उसको सराउंड करके क्या स्ट्रक्चर बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। From this ascocarp, the spores are released and these spores germinate to produce new fungus. तो ये मेथड है बेटा इसका एस्कोमाइसीट का। अब इस एस्कोमाइसीट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एस्कोमाइसीट में कौन कौन सी फंगस आती है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसीट्स। एस्को क्यों कहा आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सैक फंगी इसीलिए इसको बोलते हैं। एस्कोमाइसीट्स में आने वाला सबसे फेमस एग्जांपल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक बनता है, तो पेनिसिलियम कहते हैं इसको, पेनिसिलियम।
ये कैसा होता है, ग्रीन या फिर ब्लू, दिस इज ग्रीन और ब्लू माउल्ड। इसमें एक वैरायटी है, इसमें एक स्पीसीज है पेनिसिलियम नोटेटम, पी नोटेटम, पी नोटेटम, पी नोटेटम इससे हम एंटीबायोटिक लेते हैं पेनिसिलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पेनिसिलिन, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये पहला एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इज पेनिसिलिन। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फ्लेमिंग, डिस्कवरर फ्लेमिंग। उनको इसके लिए क्या मिला, नोबेल अवार्ड। यस बेटा। तो शुरुआत में पेनिसिलियम हमें किससे मिला, पेनिसिलियम नोटेटम से। आजकल हम लोग एक और इसी की स्पीसीज है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इससे लेते हैं, इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। यस। तो फ्लेमिंग कौन था जिसने इसको डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग एक डॉक्टर थे, वो जब एक आर्मी में डॉक्टर थे बेटा ये, तो ये एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस, बाय चांस इन्होंने इस पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। तो ये एक चांस डिस्कवरी थी, मतलब ढूंढ कुछ और रहे थे और ये मिल गया था। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई मेडिकल साइंस में। तो एंटीबायोटिक्स हम किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, टू किल द माइक्रोब्स। सेकेंड एग्जाम्पल इन एस्कोमाइसीट्स इज, सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा एस्परजिलस। एस्परजिलस ये ब्लैक या ब्राउन माउल्ड होता है, ब्लैक या ब्राउन माउल्ड, एस्परजिलस फेमस है बेटा ये भी। इसको ब्लैकी स्मोकी मोल्ड भी बोलते हैं, दिस इज ब्लैकी स्मोकी मोल्ड। यस बेटा। इसमें आने वाले कौन कौन है, एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस, इससे भी एक एंटीबायोटिक लेते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक, प्रोलिफेरिन, प्रोलिफेरिन एंटीबायोटिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फंगस। ओके बेटा। इसके बाद है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, Aspergillus fumigatus, this is responsible for the many diseases in human and cattle. It causes disease in human and cattle. The disease is called as aspergillosis. Aspergillosis. Yes बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है ए फ्लेमेंस, ए फ्लेमेंस। यस, ये ना स्टोर्ड फूड पे ग्रो करता है, फ्लेमेंस ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड। कौन से फूड पे, जैसे ग्राउंड नट पे, कैश्यू नट पे, ग्राउंड नट्स रखे हों तो उसके ऊपर ही बड़ा इजीली ग्रो करता है। और ये जो चारा होता है फोडर, उसके ऊपर भी ग्रो करता है। और ये ना उसमें टॉक्सिन निकालता है, जहर। तो इस टॉक्सिन से जो डिजीज आ सकती है, कौन सा टॉक्सिन निकालता है, एफ्लैटॉक्सिन, एफ्लैटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। यस, ये क्या करता है, ये जो टॉक्सिन है ये लीवर कैंसर कॉज कर सकता है बेटा, कार्सिनोजेनिक है। मतलब ये स्टोर्ड फूड के अंदर, अभी मैंने आपको बताया कि ये टॉक्सिन रिलीज करता है और इस टॉक्सिन से लीवर कैंसर होने के चांसेस है। इसके बाद एक एग्जांपल हो रहा है एस्परजिलस नीजर।
इसको यूज करते हैं सिट्रिक एसिड बनवाने के लिए। इट्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। ठीक है जी। इसके बाद अगला एग्जांपल देखो, पहला पेनिसिलिन, सेकंड है एस्परजिलस, इसके बाद बेटा थर्ड एग्जांपल है क्लेविसेप्स। थर्ड एग्जांपल इसमें आता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसमें एक एग्जांपल है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। इट कॉजेज अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई। ये एक डिजीज करता है अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। हाँ जी, इससे एक ड्रग भी निकलवाते हैं। इससे जो ड्रग आती है दैट इज अर्गोटिन। अर्गोटिन ड्रग भी मिलती है इससे। इससे एक नार्कोटिक ड्रग भी आती है, नशे वाली। इससे नार्कोटिक ड्रग भी आती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, LSD। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ये कैसी ड्रग है? हेल्यूसिनोजन प्रोड्यूस करती है बेटा। जैसा भांग का नशा होता है ना, वैसी ड्रग है। भांग का नशा जो होता है वो हेल्यूसिनोजन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ना पर्सन को मतलब जो नहीं है वो भी नजर आ रहा है। तो इस डिजीज को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, सी साउंड हियर कलर्स। सी साउंड हियर कलर्स, उल्टा है ना, हियर साउंड सी कलर, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। पर जिसको ये ड्रग जो लेता है वो उल्टा हो गया, सी साउंड हियर कलर, मतलब आवाजें दिख रही हैं और रंग सुनाई दे रहे। तो इसका मतलब जो नहीं है वो उसको दिखता है, तो एकदम उल्टा हो गया सिस्टम बेटे हैं। इसके बाद एक एग्जांपल है, नेक्स्ट फंगस है मोर्शीला। मोर्शीला, यस, इसको मोरेल्स भी बोलते हैं। ये एडिबल फंगस है, इसको खाया जा सकता है, एडिबल है। इसको मोरेल्स भी, मोरेल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये रेड और पिंक माउल्ड होती है, रेड और पिंक माउल्ड। जेनेटिक्स में भी इसका यूज करते हैं। ओके, इसको ड्रोसोफिलिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसका मतलब ड्रोसोफिलिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? जेनेटिक्स में ये एनिमल जो है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ये एक फ्रूट फ्लाई है बेटा। तो आप जब +2 में जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, तो इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। जब भी जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं लगभग इसी पे। तो सिमिलरली प्लांट में जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो न्यूरोस्पोरा फंगस पे, तो ये न्यूरोस्पोरा को फेमस है, ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कह देते हैं। मतलब जितना वो एनिमल रिक्वायर्ड है उतना ये न्यूरोस्पोरा भी रिक्वायर्ड है। यस बेटा। इसके बाद एग्जांपल है ट्रफल्स। इसका लास्ट एग्जांपल है ट्रफल्स। तो इनको हम बोलते हैं ट्रफल्स, ये भी एडिबल फंगस है। देखो दो आ गई एडिबल। एडिबल का मतलब जिसको खाया जा सकता है, एक तो मोर्शीला और एक ट्रफल्स, दे आर ईटेबल, खाया जा सकता है। एस्कोमाइसीड्स में आने वाली ये फंगस है बेटे। तो ये हमने ये क्लास कंप्लीट कर ली है, एस्कोमाइसीड्स। इसके बाद है बेटा बेसिडियो। अच्छा, एक इसका एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, छोटी सी बात रहेगी, ईस्ट यूनिसेलर होती है। ईस्ट के बारे में आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये एक यूनिसेलर फंगस है, यूनिसेलर है। और अगर आप इसको लैब में ग्रो करवाते हो शुगर सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में अगर आप ग्रो करवाएंगे तो ये जब ईस्ट वहां ग्रो करती है तो उसको कह देते हैं स्यूडोमाइसिलम।
ट्रू माइसीलियम तो इसके पास है नहीं, यूनिसेलुलर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। अब इसके बाद की ये रिप्रोडक्शन कैसे करती है, ये रिप्रोडक्शन करती है जी बडिंग से, इसके ऊपर बड बनता है ऐसे, फिर ये बड सेपरेट हो जाएगा, एक नई ईस्ट आ जाएगी। इसका यूज क्या है, इसको फर्मेंटेशन में यूज करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है ना 9th में, फर्मेंटेशन में कहाँ यूज करते हैं इसको, ब्रेड इंडस्ट्री में और वाइन इंडस्ट्री में यूज करते हैं, शराब बनाने में और ब्रेड वाली इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज करते हैं, यानी ये बेकरी में और ब्रेवरी में दोनों में यूज होती है। इसमें एक एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सीरिवेसियाई, ये यूज होती है बेटा, सैक्रोमाइसिस सीरिवेसियाई, इसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, फंगस है ये ईस्ट की, दिस इज कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट, ठीक है जी। इससे विटामिन भी लेते हैं, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 which is called as राइबोफ्लेविन, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ दिस एस्कोमाइसीट्स।